नवांशहर सरगर्मियां प्रोग्राम में वास्ते परदेसी की तरफों आप जी का हार्दिक स्वागत है। पेश है जिला शहीद भगत सिंह नगर नाल संबंधित अज दीआं विशेष सरगर्मियां। सीनियर सिटीजन एसोसीएशन नवांशहर की महीनावारी बैठक प्रधान डॉक्टर JD वर्मा जी की प्रधानगी के हेठ नवांशहर विखे हुई। इस मौके एसोसीएशन के जिन्हां मैंबरां की मैरिज एनिवर्सरी ਅਤੇ जन्मदिन इस महीने में सी उन्हां नूं समूह मैंबरां ਅਤੇ अहुदेदारां ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। इस मौके IVY ਹਸਪਤਾਲ नवांशहर के डॉक्टर हतेश गुज्जर होरां ਵੱਲੋਂ सेहत नूं तंदुरुस्त रखण संबंधी विस्तारपूर्वक जानकारी दी। पत्रकार परदेसी की रिपोर्ट नवांशहर। श्री गुज्जर अरोड़ा द्वारा अपने विचार व्यक्त किए गए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि डिप्टी कमिश्नर नवांशहर द्वारा कहा गया कि बुजुर्ग अपने तजर्बे का समाज की बेहतरी के लिए प्रयोग कर सकते हैं। बुजुर्ग किसी भी पार्क, गली या किसी अन्य स्थान को अपना सकते हैं और इसे बेहतर बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं। उन्होंने भी हेल्पलाइन नंबर के बारे में बताया जो सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक काम करेगा। मुख्य अतिथि को डॉक्टर JD वर्मा, प्रोफेसर गुप्ता, श्री MP पाठक, श्री रामधन चौधरी, श्री अशोक शर्मा, श्री हुसनलाल बाली द्वारा मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। एसोसिएशन द्वारा सीनियर सिटीजन एक्ट को इन बिन लागू करने तथा रेलवेज द्वारा रेलवे फेयर कंसेशन संबंधी रिक्वेस्ट लेटर दिए गए। इस अवसर पर श्री सुभाष अरोड़ा, श्री बलदेव नागर, श्री सुखपाल तेजपाल द्वारा अपनी रचनाएं पेश की गई। सभी सदस्यों के लिए रिफ्रेशमेंट की जिम्मेवारी श्री मनोहर लाल आहूजा तथा श्री कपिल भारद्वाज द्वारा बखूबी निभाई गई। एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट श्री रामधन चौधरी द्वारा वोट ऑफ थैंक्स के उपरांत मीटिंग का समापन हुआ। एनी ऑब्जर्वेशन सर? कोई ऐसी गल जिहड़ा कि मैं मिनट्स ऑफ द मीटिंग दे विच लिखण दे विच भुल गया, वो ऑब्जर्वेशन दैट कैन बी एडिड इन द कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन जिहड़ा कि असीं स्किप कर दित्ती, जिहड़ी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई, वो ऑब्जर्वेशन असीं इहदे विच ऐड कर सकते हैं। एनी ऑब्जर्वेशन बाय एनी ऑनरेबल मैंबर? मेरी 31 जुलाई है। हाँ जी, एक मिनट। गौतम जी बहुत बहुत मुबारक। बड़ी मान की गल है कि साडे विच अज दे चीफ स्पोक्सपर्सन डॉक्टर हितेश गुर्जर, ही इज डॉक्टरेट इन मेडिसन, हार्ट स्पैशलिस्ट एंड अथॉरिटी इन हिज सब्जेक्ट साडे च आ गए हैं। तो मैं हुण रिक्वेस्ट करांगा डॉक्टर वर्मा, प्रेजिडेंट ऑफ द एसोसिएशन, इन्होंने जी आया आखन और इन्हों की ब्रीफ इंट्रोडक्शन देन, क्योंकि इन्होंने अपना डॉक्टर साहब का प्रोफेशन है। सो डॉक्टर JD वर्मा। मोस्ट रिस्पेक्टेबल डॉक्टर हितेश गुर्जर जी, कार्डियोलॉजिस्ट, IVY हॉस्पिटल नवांशहर दोआबा। वैसे तो इन्हों की कोई पहचान कर दसन की जरूरत नहीं है। ही इज सो मच रिनाउंड कार्डियोलॉजिस्ट इन डिस्ट्रिक्ट नवांशहर एंड सर्विंग नवांशहर डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम लास्ट सो मैनी ईयर्स। इन्हों का अपनी लाइन के विच घट्टो घट 15 साल तो ऊपर का एक्सपीरियंस है और एक बहुत अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट के नाम से सारे जिले में जाने जाते हैं। इतने डाउन टू अर्थ हैं, इतनी बड़ी डिग्री लैन तो बावजूद भी जिन्नी तारीफ करा डॉक्टर साहब की उन्नी थोड़ी है। वेरी सॉफ्ट स्पोकन,
ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਇੰਨਾ ਕੋਰਡੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਅੱਧਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਨੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। तो जिन्ने गुण गावां डॉक्टर हितेश गुर्जर जी दे उन्ने ही मेरे ख्याल थोड़े होंगे। तो मैं इन्हां दा अपनी संस्था सीनियर सिटीजन एसोसीएशन तरफ तो हार्डीएस्ट वेलकम करदा और परमात्मा मोरे ही प्रार्थना करदा कि जो इन्हां दे गुण है दिन प्रतिदिन ये गुण बढ़ते जान, ताकि ये समाज अपने डिस्ट्रिक्ट दे विच जो भी इन्हां दा फील्ड है कार्डियोलॉजी दा बहुत बड़ा फील्ड है उस विच मन लगा के सेवा करते रहन, जिससे ना बहुत मरीजों को लाभ होवे, फायदा होवे। रात के रोने पर माँ कभी मुस्कुराए और डॉक्टर साहब रब से आपकी खुशी मांगते हैं, दुआओं में आपकी हंसी मांगते हैं। अब बताइए आपसे क्या मांगे? आपसे आपकी उम्र भर की दोस्ती मांगते हैं। जो भी है कन्वर्सेशन हैगी ਆਪਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਦਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ, ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਉਨਾ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਵਨ ਵੇ ਡਾਇਡੈਕਟਿਕ ਲੈਕਚਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਜੋ ਸੋਚ ਸੀਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵੀ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਹੈਲਥ ਚੈੱਕਅਪ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਿਸਕ ਵੀ ਵੱਧਦੇ ਹੈ, ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਸਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਟਰਸਟ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹੈਲਥ ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਲਿਫਟ ਕਰਨ ਲਈ ਐਫਰਟ ਕਰੀਏ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਆਉਣਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਏਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜੋ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ 30-35 ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਸਰ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਹਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਹੋਰ ਚੈੱਕਅਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਅਸਲ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਵੇ ਫਾਰਵਰਡ ਹੈ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡੈਥ ਰੇਟ ਸੰਕਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਚੈੱਕਅਪਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਕਰਨ ਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਬਟ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਓਵਰਆਲ ਹੀ ਹੈਲਥ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲੂਗਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਅਵੇਅਰ ਰਹਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਜਿੱਦਾਂ 60 ਇਅਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਏਜ ਹੋ ਗਈ, 65 ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਆਣਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਏਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਬਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਰੀਇੰਬਰਸਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ एक एज के मुताबिक जो टेस्ट होने हैं वो नेसेसरी हो चुके कि उसके बाद ही रीइंबर्समेंट होंगे। तो वो चीज़ां तो इतने की भी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस तो है नहीं, इतने सारा कुछ जो हैगा मोस्टली आउट ऑफ पॉकेट ही पे करता है पेशेंट। तो वो वाले जो सिस्टम है वो इतने बिल्कुल इंप्लीमेंट करना मुश्किल है। बट अगर आप उदा दे अवेयरनेस फैलाइए कि आपको पता होए कि हाँ बई किहड़े एज दे विच किहड़े टेस्ट होने चाहिए हैं, वो मैंने लगता है कि बीमारी आने तो पहला पकड़ने लिए बहुत जरूरी है कि उसके नाल आपां ज़्यादा सेहतमंद रह सकते हैं। तो वो मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहता जिदा बीपी कदों चैक करना चाहिए। बीपी के अगर तुम उदा भी 18 ईयर्स के ऊपर कोई भी बंदा है, कोई दिक्कत ना भी हैगी, तो भी उसको रूटीन से अपना बीपी चैक करा लेना चाहिए। बीपी चैक कराने का की तरीका बेस्ट है? बेस्ट तरीका ये होंगे कि आप खाना वाना ना खाओ पिछले आधे पौने घंटे तो खब्बी बांह का बीपी चैक कराना चाहिए आइडियली। तो जो बीपी चैक करना है तो जो अपना हाथ होंगे टेबल की लैवल पर हो, तो मोस्टली जो ज़्यादा डिजिटल वाले इन्ने एक्यूरेट नहीं होंगे, बट क्योंकि अवेलेबिलिटी उन्होंने ज़्यादा है, ईज ऑफ आप घर बैठे भी चैक कर सकते हैं। तो आप इदा नहीं कि वो नहीं यूज़ करने, आप घर यूज़ कर सकते हैं। बट अगर सानू कोई लग रहा है डिस्क्रिपेंसी हैगी कि नहीं सर दुखता रहता है, बीपी डिजिटल से नॉर्मल आ रहा है, तो एक बार आप मरकरी वाले बीपी मरकरी वाले जो होंगे मैनोमीटर बीपी वाले उन्होंने भी जाके क्रॉस चैक करा लेना चाहिए। दूजा आपको जिदा शुगर कदों टेस्ट करानी चाहिए, जो फास्टिंग ब्लड शुगर। जो भी बंदा 35 साल, ये थोड़े रिवाइज हुए क्राइटेरिया, जिदा आज तो 1-2 साल पहला जिदा यूएस भी आप 40-45 साल की एज के बाद कहते कि शुगर टेस्ट कराना चाहिए।
ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਏਜ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਯੰਗ ਕੋਰੋਨਰੀ ਆਰਟਰੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਯੰਗ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਬਟੀਜ਼, ਮੋਟਾਪਾ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਹਾਰਟ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਈ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਗਈ, ਬੀਪੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਦਾ ਟੈਸਟ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਾਸਟਿੰਗ ਲਿਪਿਡ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੇ ਟੈਸਟ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲਾ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੂਨ ਥੋੜਾ ਗਾੜਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੂਨ ਗਾੜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲਿਪਿਡ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਥੋੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰੇਂਜ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਲਿਪਿਡ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਟ੍ਰਾਈਗਲਿਸਰਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਰਟ ਲਈ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਮਾਰਨਿੰਗ 'ਚ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਟੀਜੀ ਆਪਣੇ ਥੋੜੇ ਬੜੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਰਿਸਕ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਰਟ ਲਈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੋਸਟਲੀ ਪੈਂਕ੍ਰੀਆਟਾਈਟਿਸ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਕ੍ਰੀਆਸ, ਉਸ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਏ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ 250 ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਗਰ ਇਸ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਡਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ, ਚਿਕਨੀ ਤਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਫਰਾਈਡ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮਿਰਚ ਮਸਾਲੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥੋੜੀ ਘਟਾ ਲਿਓ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਚੇਂਜਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਟੈਬਲੇਟਸ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਕ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਲਡੀਐਲ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ। ਉਹ ਹਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮਣ ਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। यही चल के आगे चल के ब्लॉकेजेस वगैरह करता है। तो इसकी आपका कट ऑफ यूजली जितना लो रहे उतना ही बढ़िया हैगा। बट अगर किसी को होर बीमारी नहीं है, कल्ला कोलेस्ट्रॉल ही हैगा, तो घट तो घट भी तो 130-40 के ऊपर अगर 160 के ऊपर आना शुरू हो जाए फिर आप इसनों ट्रीट करने के साइड टैबलेट शुरू करने का अपना टेंडेंसी होती है। पर इसलिए भी सब तो पहला ये है कि आप लाइफ स्टाइल बढ़िया रखें। जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है वो होता है HDL कोलेस्ट्रॉल। ये सब चीज़ां डिस्कस करना तां जरूरी है क्योंकि कल्ला टोटल कोलेस्ट्रॉल कराने के नाल सानू इन्ना इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। अगर आप पूरा लिपिड प्रोफाइल कराओगे वो ज़्यादा जरूरी होता है। तो HDL जो होता है हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल वो बढ़िया होता है साडे लिए, वो जितना ज़्यादा रहेगा उतना अच्छा रहता है, वो बीमारियों तो बचाता है। तो LDL खराब वाला कोलेस्ट्रॉल होता है, आम तौर पर कट ऑफ 130 to 160 के बीच रखते हैं। अगर 130 के नीचे है तो दवाइयाँ शुरू करने के चांसेस बड़े घट होंगे हैं। 160 के ऊपर 190 के ऊपर आप डेफिनेटली फिर सोचना शुरू कर देते हैं। तो तीजा जिदा ट्राइग्लिसराइड हो गए जो खराब होता है बट सैकेंड नंबर का खराब कह सकते हैं, वो इन्ना ज़्यादा रिस्की नहीं होता, ईजी टू कंट्रोल करने लिए होता है। तो डाइट के नाल काफ़ी जल्दी रिस्पॉन्स मिल जाता है। तो जिदा BP तो आप हर एज से चैक करना ही चाहिए। 35 साल के ऊपर शुगर चैक हो गई, कोलेस्ट्रॉल चैक हो गया। फिर उसके जिदा कुछ इतने मैं देख नहीं रहा कोई फीमेल्स नहीं है शायद हाँ जी हाँ जी, पर जिदा अगर फिर 40-45 साल के बाद फीमेल्स लिए मैमोग्राम होंगे हैं, उन्होंने ब्रैसट कैंसर ना हो जाए उसको प्रिवेंट करने लिए या टाइम तो पहला देखने लिए मैमोग्राम करके एक्सरे होंगे हैं, वो उन्होंने हो जाने चाहिए 40-45 साल के। उदा कई लोग कहते 50 साल के भी, बट डिपेंड करता है कम्यूनिटी के। कई डॉक्टर्स अगर 40 साल के भी कह देंगे तो कोई गलत नहीं है। उदा जो मोस्टली गाइडलाइंस कहती है वो कहती है कि 50 to 75 साल के बीच जो लेडीज़ हैगी उन्होंने करा लेने चाहिए जो एक्सरे होंगे मैमोग्राम। कई बार एक्सरे से थोड़ा डाउट आया तो अल्ट्रासाउंड भी होंगे जो ब्रैसट का वो करा लेना चाहिए। ये सारे टेस्टों का मकसद होता है कि आप कोई आने वाले समय कोई कैंसर हो जाए उसको जल्दी डिटैक्ट कर लीए। तो ब्रैसट कैंसर इदा का कैंसर है जिसका बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट है। इदा नहीं कि आम होर कैंसर की जिदा कह दिया कि भी कैंसर है तो एक तरह का डेथ वारंट है, इदा नहीं है, काफ़ी जल्दी रिकवरी हो जाती है। तो दूजा कैंसर होता है कि आंतां वाला कैंसर, वो होता है उसकी स्क्रीनिंग आम तौर पर बाहर लोगों जो 50 ईयर्स की एज के बाद शुरू हो जाती है। स्क्रीनिंग करने के 2-3 तरीके होंगे हैं, या तो आप अपने स्टूल का टेस्ट करा के देख लीए, उसके 3 साल के एक बार वो टेस्ट करा के देख लीए तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाऊगा कि भी कोई इनिशियल सिम्टम्स तो नहीं है। हालांकि जो कोलोन कैंसर है, जो आंतां का कैंसर है, इस इलाके के इन्ना ज़्यादा नहीं है जिन्ना आप बाहरले मुल्कों से देखते हैं। हो सकता है साढ़े खाने के जिदा थोड़ा जा स्पाइसिस होंगे हैं या होर कोई चीज़ां है वो शायद सानू प्रिवेंट करती हैं। बट अगर आप मेट्रोस वाले देखिए दिल्ली, मुंबई या चंडीगढ़, उत्थे इस बीमारी की कोई घट नहीं है। उत्थे तो बीमारी की प्रेजेंटेशन इदा ही है जिदा बाहर होंगी है। उदा अपन काफ़ी लोगों को कैंसर मिल जूगी या होर चीज़ें मिल जूगी।
ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦੀ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸਟੂਲ ਦਾ ਬਲੱਡ ਲੈਟਰਿਨ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਆਪਾਂ ਸਰਜਨ ਜਾਂ ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੋਲੋਜਿਸਟ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਕੋਲੋਨੋਸਕੋਪੀ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਡਾਕਟਰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਵੀ 50 ਤੋਂ 75 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ 75 ਦੇ ਆਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਟੈਸਟਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿੰਪਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ 75 ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਦਾ ਬੋਨ ਹੈਲਥ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਏਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਨਸ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਲਾਈਫ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਰਬਿਡਿਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਅਗਰ ਹਿਪ ਦਾ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫੀਮਰ ਦਾ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸਪਾਈਨ ਦਾ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨਿਡਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। तो इस ਤੋਂ बचन ਲਈ DEXA ਸਕੈਨਸ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਬੋਨਸ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ हैं, आपको वो करा के देख सकते हैं, अपने विटामिन डी का लेवल करा के देख सकते हैं। अगर वो थोड़े घट है तो आप विटामिन अपना रिप्लेस करके या कैल्शियम के थोड़े सप्लीमेंट्स लेके अपने बोन्स को स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं ताकि आगे एज से जाके अपने बोन्स ऑस्टियोपोरोटिक ना होए या वीक ना होए तो इन्हां दे विच फ्रैक्चर होने के चांसेस काफ़ी घट जाते हैं। ਇਹ ਸਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਗਰਮੀਆਂ। ਕੱਲ ਫੇਰ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਸਤੇ ਪਰਦੇਸੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।